morning, students. I am Pooja Bhagwatkar, science teacher. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है। अभी उसी का एक और पार्ट हमें पढ़ना है, एंटीबायोटिक्स। सी कार्बन कंपाउंड्स कंटेन ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगी आर फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दैट मीन्स ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये हम कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया और फंगी से, जो क्या करते हैं, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो प्रिवेंट करते हैं या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Antibiotics, the discovery of 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी ऐसी डिसीजेस थे जो कभी क्योर नहीं हुए हैं, वो भी एंटीबायोटिक से क्योर होने वाले थे। इवन अ डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस हैज़ बीन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम सम कंट्रीज। जैसे आज कोरोना आया है, वैसे एक समय ट्यूबरक्लोसिस आया था, टीबी। ये भी एंटीबायोटिक की वजह से ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है कुछ कंट्रीज से। एंटीबायोटिक मोस्टली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करते हैं। सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ, भी कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया दैट आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कुछ जो मेडिसिन होते हैं, कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो बहुत सारे वेराइटी के बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसके अपोजिट है दूसरा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये सिर्फ पर्टिकुलर डिसीजेस में या पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल कर सकते हैं, तब इन्हें कहा जाता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो मतलब छोटा, ब्रॉड मतलब बड़ा। इसी से ही समझ में आता है कि जो एंटीबायोटिक जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, वो हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जो पर्टिकुलर एक या दो ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसके एग्जांपल है एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। जबकि नैरो स्पेक्ट्रम के एग्जांपल्स है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये स्पेशली जब हमें कोई डिसीज़ का रीज़न पता नहीं है, तब जाके प्रिस्क्राइब होते हैं। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है, वो जब हमें एकदम डेफिनेटली पता है कि कौन से डिसीज़ की वजह से पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है, तब जाके हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क, ये भी कोरोना की वजह से आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। सो वी हैव टू स्टडी पेनिसिलियम, दैट इज़ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन जो है, वो फंगस होती है पेनिसिलियम नाम की, उससे ऑब्टेन किया जाता है, जो हम एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ये स्पेशल यूज़ होता है बैक्टीरिया लाइक स्टेफाइलोकोकाई, क्लॉस्ट्रीडिया और स्ट्रेप्टोकोकाई, इनसे होने वाले डिसीजेस के अगेंस्ट में। जो पेनिसिलियम होते हैं contains the bacterial infection of ear, nose, throat and skin, as well as diseases like pneumonia and scarlet fever। इन सब के ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन का यूज़ होता है। सी कॉशंस दिए हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के यूज़ के बारे में, दैट आर वेरी सिंपल, यू हैव टू रीड इट। सिंपल से कॉशंस है कि हम लोगों को मेडिसिन कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेना चाहिए है, अपने मन से नहीं लेना चाहिए। आपको अगर ये फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी और को ये प्रिस्क्राइब करोगे। क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है, ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने किस तरीके से पेनिसिलिन की खोज की थी, ये भी आपको सिर्फ रीड करना है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद वंडरफुल टू नो, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। सो ये हो गया हमारा यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हम अभी देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमें पढ़ना है स्पेशली फंगी और दूसरा पढ़ना है क्लॉस्ट्रीडियम। अब फंगी हम बहुत बार देखने को मिलता है घर में भी, जैसे अगर कोई खास करके अभी ये दिनों में, मतलब बारिश के दिनों में, लेदर वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वाइट कलर का पार्टिकल्स दिखते हैं, राइट। या फिर ब्रेड वगैरह बहुत दिनों से पड़ा रह गया बाहर, या रोटी पड़ी रह गई, तो उसके ऊपर भी हमें ब्लैक एंड वाइट कलर की फंगी जैसे मटेरियल दिखता है। सो अभी हम फंगी के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन द एयर इफ देयर इज
Sufficient moisture, spores germinate on cotton fabric, gunny bags, leather, wooden items, etc. The fungal hyphae, that is fiber of the fungus, penetrate deep into the material to obtain nutrition and to reproduce. This causes the material to wear and become weak. As a result, gunny bags, leather items like shoes, purses, belt, etc., on which fungi have grown, do not last long. Wooden items also get spoiled. क्या बोला है कि माइक्रोस्कोपिक स्पोर जो हमें दिखते नहीं हैं आंखों से, खुली आंखों से, ऐसे स्पोर्स क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट्स होते हैं. जब भी इन्हें प्रॉपर मॉइस्चराइज़र मिलता है, मॉइस्चर मिलता है एयर में से, तब क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं. और कहाँ पर कर सकते हैं, कॉटन फाइबर, गनी बैग्स, लेदर और वुडन आइटम्स पे. एक बार अगर ये जर्मिनेट होना चालू हो गए तो इनका जो फंगल हाइफे होता है, जो फाइबर होता है, वो क्या करता है, बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है उस चीज़ के जहाँ पर भी वो न्यूट्रिशन मिल रहा है उन्हें, और फिर वो रिप्रोड्यूस होते हैं. इससे क्या होता है कि जो मटेरियल होता है जिस पे वो ग्रो हो रहे हैं, वो मटेरियल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. उसकी वजह से गनी बैग्स, लेदर वगैरह जो आइटम होते हैं, जो लेदर के आइटम होते हैं, वो सारे स्पॉइल हो जाते हैं और हम उन्हें ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं कर सकते हैं. वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगी ग्रोन ऑन फूड आइटम लाइक पिकल, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी, etc. They use the nutrients in the food items for growth and reproduction. During this activity, fungi release mycotoxins, certain poisonous chemicals into the food, thus food becomes poisonous. Hence the food on which fungi have grown cannot be eaten. यहाँ बोला गया है कि जो बहुत सारे खाने के आइटम्स होते हैं, जनरली हमें जो हमारा अचार रहता है या मुरब्बा रहता है, बहुत बार उसके ऊपर ब्लैक या वाइट कलर की फंगी दिखती है, ग्रोथ दिखता है. वो क्या करते हैं, तो ये हम लोग बहुत बार ऊपर का आइटम जो है वो निकाल डालते हैं, जो हमें फंगस दिख रहा है उतना निकाल डालते हैं और उसके बाद वो यूज़ करते हैं. पर ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो जो फंगी होती है, हमने जैसे कि देखा, उसका जो हाइफे होता है, उसका जो फाइबर होता है, वो क्या होता है, डीपली पेनिट्रेट होता है. और ये क्या करता है, माइकोटॉक्सिन्स नाम के टॉक्सिन्स या पॉइजनस मटेरियल उस पदार्थ में छोड़ देते हैं. इसका मतलब क्या है कि हमने अगर ऊपर का उससे फंगस निकाल भी दिया, तब भी वो नीचे का आइटम जो है वो खाने लायक नहीं रहता है. उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि फंगी के जो पॉइज़न होते हैं वो उसमें ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके होते हैं. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है. अब हमें दूसरा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है, वो है क्लॉस्ट्रीडियम. समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यूरिंग द कम्युनिटी फीस्ट. हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन. बहुत बार पेपर में वगैरह सुनने को मिलता है कि क्या हो जाता है, कहीं तो भी महाप्रसाद हो रहा है या फिर कहीं जहाँ कम्युनिटी फीस्ट है, बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, ऐसी जगह पे पॉइजन हो गया है सबको. तो ये क्यों होता है, अचानक ये खाना ख़राब कैसे हो जाता है, पॉइजनस कैसे हो जाता है. द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक फूड आर क्लॉस्ट्रीडियम. जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से जो पका हुआ खाना होता है, कुक्ड फूड होता है, वो ख़राब हो जाता है, वो होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम. Out of 100 different species of this bacterium, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एयर में, या फिर कुछ ऐसे भी स्पीसीज़ होती है जो हमारे एलिमेंट्री कैनल में होती है. एलिमेंट्री कैनल मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनल होती है उसमें होते हैं. इसके अलावा these bacteria are rod-shaped and produce battle-shaped endospores in adverse conditions. One special characteristic of these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level in the air because they grow in a anaerobic condition. नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम नंबर 8.4. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं और बॉटल शेप का एंडोस्पोर फॉर्म करके वो उसके अंदर सेफली रहते हैं अगर कंडीशंस एडवर्स रही तो. जो ये स्पेशल कैरेक्टर है इन क्लॉस्ट्रीडियम का, दैट इज़ दे आर अनएरोबिक बैक्टीरिया. दैट मीन्स वो कैसे है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द क्लॉस्ट्रीडियम. नाउ थर्ड देखिए, हमने दो ही पढ़े, क्लॉस्ट्रीडियम और फंगी. अभी हमें कुछ अदर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है. डू ओनली द क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस. क्या सिर्फ क्लॉस्ट्रीडिया बैक्टीरिया ही इलनेस क्रिएट कर सकते हैं? अदर काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिसीजेज दैट अफेक्ट द वुमन. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें
अफेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट वायरसेस विच आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया एंड कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। क्या करते हैं, जो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ये हमारे लिविंग सेल्स में हमारे सेल्स में रह के ही क्या हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। वैसे ही अभी आपके सिलेबस से सिर्फ आपको रीडिंग के लिए दिया गया है, इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस दिया है, जिसमें कुछ डिसीजेस के नाम दिए हैं, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स एंड चिकन पॉक्स, डेंगू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, न्यूमोनिया, लेप्रेसी, कॉलरा, मलेरिया, डैंड्रफ एंड रिंगवर्म, स्केबीज। ये आपको अच्छे से रीड करना है। उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन और पैथोजन कौन से हैं और किस तरीके से हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी आपको पढ़ना है। ये आपको सिर्फ रीडिंग के लिए है।